तो गाइज एल क्लासिको टाइम। आज एल क्लासिको है, सुपर कप डे स्पाना का रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना मैच होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी इस हिस्ट्री के बारे में बात की जाए इस फिक्सचर की, और क्यों ये इतना बड़ा फिक्सचर है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से ये जो राइवलरी है आज सबसे ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड फुटबॉल में, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला फिक्सचर है ये। तो रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना सिर्फ दो फुटबॉल टीम्स के बीच का मैच नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ टैक्टिकल बैटल बिटवीन द टू बिगेस्ट क्लब्स इन स्पेन। ये लड़ाई है आइडियोलॉजी की, फुटबॉलिंग कंसेप्ट्स की और दो इंस्टीट्यूशंस की आपस में। अगर हमको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हमको 1940s में चलना पड़ेगा, जब फ्रांसिस्को फ्रैंको, जो कि स्पेन के डिक्टेटर थे 1939 से लेकर 1975 तक। ऐसा माना जाता है कि जब फ्रांसिस्को फ्रैंको पावर में आए और वो डिक्टेटर बने स्पेन के, तो उनका पूरा सपोर्ट जो था वो रियल मैड्रिड को था। और अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना जो है वो कैटलूनिया का कैपिटल है, और कैटलूनिया उस टाइम अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि स्पेनिश डिक्टेटरशिप से वो चाहते थे कि अलग हो जाए और अलग उनका देश बने कैटलूनिया। सदर्न फ्रांस और बास्क कंट्री के आसपास का जो एरिया था वो चाहते थे कि उनका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। तो एक तरीके से रियल मैड्रिड जो था वो स्पेन को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ की जो डिक्टेटरशिप थी उसकी फुल बैकिंग थी। और ऑन दी अदर हैंड काफ़ी ऑप्रेस किया जा रहा था बार्सिलोना को, एक क्लब ऑफ रिबेल्स बोला जा रहा था उनको, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस डिक्टेटरशिप से उनको छुटकारा मिले और उनकी एक अलग आइडेंटिटी बने, उनकी एक अलग पहचान बने। तो रियल मैड्रिड है जो एक फ्रैंको की टीम के नाम पे जानी जाती थी, और यही बार्सिलोना अगर आप कहें तो डेमोक्रेट्स और फ्रीडम फाइटर्स की टीम है, क्योंकि बार्सिलोना के कुछ प्लेयर्स शुरू में रिबेलियन में भी लड़े थे, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था कि कैटलूनिया एक अलग कंट्री बने, और स्पेनिश डिक्टेटरशिप में उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया था। तो आप जैसे देख सकते हैं कि सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं है, दो कल्चर्स की लड़ाई है, दो आइडियोलॉजीज़ की लड़ाई है, और ये दोनों क्लब्स अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें फ्रांसिस्को फ्रैंको की, तो उन्होंने काफ़ी अनड्यू एडवांटेज दिया था रियल मैड्रिड को उस टाइम उन्होंने ये रूल बनाया था अपनी डिक्टेटरशिप में कि स्पेन के बाहर का कोई प्लेयर नहीं खेलेगा। बट ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड को उन्होंने ये बोला कि आप जिस प्लेयर को चाहें स्पेन के बाहर से आप ला सकते हैं, उनको स्पेनिश पासपोर्ट्स और स्पेनिश सिटीजनशिप दे देंगे। तो 1950s में बात करें तो जैसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था सैंटियागो बर्नाबाओ और रियल मैड्रिड को, तो उसकी वजह से वो प्लेयर्स जैसे अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो, फ्रांसिस्को जेंटो, हेक्टर रियल, इस तरीके के प्लेयर्स को वो लेके आए थे अपनी टीम में। और बाद में हमने देखा था कि 1960s में फेरेंग पुस्कस को भी रियल मैड्रिड ने साइन किया था। तो काफ़ी यहाँ पर जो थी एडवांटेजेस दी जा रही थी रियल मैड्रिड को। तो इस राइवलरी की असली शुरुआत जो हुई थी वो कोपा डेल रे सेमीफाइनल से हुई थी 1943 के, जहाँ पे टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि काफ़ी शुरुआती साल थे वो फ्रांसिस्को फ्रैंको की डिक्टेटरशिप के। तो पहला लेग जो कि बार्सिलोना के लेस कॉर्ट्स स्टेडियम में हो रहा था, उस टाइम कैंप न्यू से पहले जो बार्सिलोना का होम होता था लेस कॉर्ट्स, वहाँ पे वो कैटलूनिया में वो गेम हो रहा था। तो पूरे मैच में कैटलूनिया और बार्सिलोना के जो फैंस थे उन्होंने प्लेयर्स को विसिल किया, बू किया रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को, और उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा गिर गया कि उन्होंने 2 गोल तो ऐसे ही कंसीड कर दिया। ऐसा रियल मैड्रिड के प्लेयर्स बोल रहे थे उस टाइम पे कि बहुत अनफेयर हुआ था, और क्राउड जो था बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल था, खेलना बहुत मुश्किल था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फर्स्ट लेग जो था लेस कॉर्ट्स में बार्सिलोना में, वो बार्सिलोना 3-0 जीत गई, और सेकंड लेग के लिए उनको रियल मैड्रिड के होम में आना था। और पहली बात तो कोपा डेल रे का नाम चेंज करके कोपा डेल जनरलिज्मो कर दिया था, क्योंकि जनरल फ्रैंको जो डिक्टेटर थे उनके ऑनर में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था। तो इस लेवल की डिक्टेटरशिप चल रही थी। तो जब सेकंड लेग खेलने आना था बार्सिलोना को मैड्रिड के होम में, तो बार्सिलोना के फैंस को बैन कर दिया था। और ऐसी न्यूज़ है जो प्रूव नहीं हुई है आज तक कि मैच के पहले डिक्टेटर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजा और धमकाया प्लेयर्स को, और प्लेयर्स काफ़ी डिमोरलाइज हो गए बार्सिलोना के। और इस वजह से रियल मैड्रिड ने जो है पहले ही हाफ में 8 गोल मार दिए बार्सिलोना को। द गेम एंडेड इन अ 11-1 विक्ट्री फॉर रियल मैड्रिड, जो आज तक सबसे बड़ा स्कोर लाइन है किसी भी एल क्लासिको हिस्ट्री में। तो यहाँ से जो है एक राइवलरी नेक्स्ट लेवल पे पहुँच गई, और इससे ऑब्वियसली बार्सिलोना के फैंस खुश नहीं थे। उनको यही लग रहा था कि इतनी अनफेयर तरीके से हमारा ट्रीटमेंट हुआ है, हमारे फैंस को नहीं जाने दिया, फिर हमारे प्लेयर्स को भी धमकाया है, और डिक्टेटरशिप जो है वो फुल फ़ायदा उठा रही है अपनी पावर का और ऑप्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ से जो है इग्नाइट होती है राइवलरी, और ये इंटेंस होती जाती है थ्रू आउट द डेकेड्स। 1950s में ये राइवलरी और ज़्यादा इंटेंस हो गई जब अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो को साइन करने की कोशिश दोनों क्लब्स ने करी, क्योंकि उस टाइम रूल्स और रेगुलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे जितने आज हैं। तो डी स्टेफेनो को साइन करने की कोशिश दोनों क्लब्स ने करी, और कुछ कन्फ्यूजन ऐसा हुआ कि दोनों क्लब्स ने ही रजिस्टर कर लिया डी स्टेफेनो को, रियल मैड्रिड ने और बार्सिलोना में।
तो फीफा के पास गए दोनों क्लब्स कि भाई ये किस क्लब का प्लेयर है। तो फीफा ने ये डिसाइड किया कि भाई ये तो दोनों क्लब का प्लेयर है और अब आपको ये प्लेयर को ऑल्टरनेट सीजन शेयर करना पड़ेगा आपस में। तो एक सीजन डी स्टेफनो रियल मैड्रिड के लिए खेलेंगे और एक सीजन डी स्टेफनो बार्सिलोना के लिए खेलेंगे। तो यहाँ पर एम्बेरस होकर बार्सिलोना के जो उस टाइम बोर्ड के प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो बार्सिलोना ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो डी स्टेफनो को दिया था वो टर्मिनेट कर दिया और डी स्टेफनो फुल फ्लेजिडली रियल मैड्रिड के प्लेयर बन गए। और पहला एल क्लासिको हुआ जब डी स्टेफनो आए उसके बाद, उसमें पहले एल क्लासिको में ही 2 गोल स्कोर कर दिए डी स्टेफनो ने बार्सिलोना के अगेंस्ट। तो जो टेंशन्स थे वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, सब कुछ आग बबूला हो गया, लोग पागल हो गए गुस्से से और ये राइवलरी और ज़्यादा इंटेंस हो गई। उसके बाद जब चैंपियंस लीग या यूरोपियन कप की शुरुआत हुई तो डी स्टेफनो ने 5 चैंपियंस लीग जिताने में मदद करी रियल मैड्रिड को। तो जो यूरोपियन स्टेज है वहाँ पर भी अब राइवलरी इंटेंस होने लगी थी। तो ना केवल स्पेन में ला लीगा के लिए लड़ाई कर रहे थे ये दोनों, अब यूरोपियन स्टेज पे भी लड़ने लगे थे। फिर क्योंकि दोनों बार्सिलोना और रियल मैड्रिड काफ़ी एक्टिव थे थ्रू आउट द डेकेड्स, कोपा डेल रे और ला लीगा बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में काफ़ी इंटेंस राइवलरी रहती थी उनको जीतने के लिए। तो ट्रॉफीज़ की वजह से तो ये राइवलरी काफ़ी गर्म रही। नेक्स्ट जो मोड आता है वो अर्ली 2000s में आता है। ईयर 2000 में फ्लोरेंटिनो पेरेज ने लुइस फिगो को साइन किया बार्सिलोना से। वो एक मोमेंट था जहाँ पे टेंशन्स जो थे बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गए थे और लुइस फिगो उस टाइम कैप्टन थे बार्सिलोना के। जब ये रूमर्स आई थी कि वो बार्सिलोना छोड़ के रियल मैड्रिड जा सकते हैं तो उन्होंने बोला था कि वो ऐसा नहीं करेंगे और वो नहीं छोड़ के जाएंगे। उन्होंने पेप ग्वार्डियोला और लुइस एनरिके जो उस टाइम उनके टीममेट्स थे उन तक को बोला था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कह सकते हैं कि धोखा दिया बार्सिलोना को, बार्सिलोना के फैंस को, और रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लिया। फ्लोरेंटिनो पेरेज की ये इलेक्शन कैंपेन का भी बहुत बड़ा हिस्सा था लुइस फिगो की साइनिंग, जिसने उनको वो इलेक्शन जीतने में मदद करी और वो रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट भी बने उस टाइम पे। और 2002 में जब कैंप न्यू में एल क्लासिको चल रहा था तो एक कॉर्नर लेने गए लुइस फिगो और कॉर्नर फ्लैग के पास वहाँ पे जो बॉयस नॉइस जिसको बोला जाता है बार्सिलोना के जो अल्ट्रास थे, जो क्रेजी फैंस थे बार्सिलोना के, उन्होंने एक सूअर का कटा हुआ सर फेंका। उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें थी जैसे कॉइन्स, नकली नोट, पेपर और एक नाइव्स भी फेंकी गई थी। उसके साथ साथ सूअर का एक कटा हुआ सर भी फेंका गया था। तो इस लेवल का जो था गुस्सा था बार्सिलोना फैंस के अंदर लुइस फिगो को लेके और बहुत सारे बैनर्स को टांगा गया था, अलग अलग तरीके के वर्ड से बुलाया गया था लुइस फिगो को। तो वो एक मोमेंट था इस राइवलरी में जो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले गया। और यहाँ हम देख रहे थे कि रियल मैड्रिड जो है वो गैलेक्टिकोस अप्रोच अपनाए हुए लुइस फिगो के साथ साथ भी हमने देखा कि और वो कितने बड़े बड़े प्लेयर्स को लेके आया अपनी टीम में, रोनाल्डो, डेविड बेकहम, जिनेडिन जिडान, रोबर्टो कार्लोस। तो इस तरीके की टीम जो थी वो रियल मैड्रिड ने बना ली थी। और दूसरी तरफ हम बात करें तो बार्सिलोना हमेशा लो की साइनिंग्स करती थी और अपनी अकेडमी से प्लेयर्स को प्रमोट करने में बिलीव करती थी, लामासिया में अपना फेथ दिखाते थे जो आज तक उनका बिजनेस मॉडल है। और जब जब दोनों टीम्स ने इससे हट के काम करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं दोनों टीम्स को ही सक्सेस नहीं मिली है। अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती है अपनी अकेडमी पे। मोस्टली जो उनकी प्लेयर्स होते हैं, मोस्टली जो उनके सक्सेसफुल प्लेयर्स होते हैं वो बाहर से ही आते हैं। और यहीं अगर हम देखें बार्सिलोना का रिसेंट हिस्ट्री, तो जहाँ जहाँ उन्होंने एक्स्ट्रावेगेंट साइनिंग्स करने की कोशिश करी है, अपने मॉडल से उन्होंने हट के काम किया। चाहे आप डेम्बेले की बात कर लो, चाहे फिलिप कुटिन्यो की बात कर लो, चाहे आप ग्रीजमान की बात कर लो, कोई भी साइनिंग उनके लिए वर्क नहीं करी है। और अभी जब हम देख रहे हैं कि चावी के अंडर रीबिल्ड हो रहा है तो जो प्लेयर्स लामासिया से प्रमोट किए गए हैं वो ही सारे फोरफ्रंट में। तो ये इस आइडियोलॉजी पे दोनों टीम्स चलती हैं और इसीलिए भी दोनों टीम्स में कॉन्सेप्चुअली एक डिवाइड है और रिफ्ट है कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजिकली होता है। अगर दो ग्रुप्स की आइडियोलॉजी अलग होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर टेंशन्स तो हो नहीं है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अर्ली 2000s की, जैसे मैंने कहा कि रियल मैड्रिड तो गैलेक्टिको साइन कर रही थी, वहीं 2003 में बार्सिलोना ने PSG से रोनाल्डिनियो को खरीदा और वो उनके लिए एक बहुत बड़े प्लेयर बन के निकले। बैलन डोर जीता बार्सिलोना के साथ, उनको चैंपियंस लीग जिताई एक लंबे अरसे के बाद। बट यहाँ पर थोड़ी रिस्पेक्ट भी है, जब जब प्लेयर्स अच्छा खेले तो अपोजिशन कैंप के फैंस ने उनको रिकॉग्नाइज भी किया है, उनके लिए तालियां बजाई हैं, स्टैंडिंग ओवेशंस दी हैं। 1980 में लॉरी कनिंगम पहले प्लेयर थे रियल मैड्रिड के जिनको राउंड ऑफ अप्लॉज मिला था बार्सिलोना फैंस की तरफ से कैंप न्यू में। और 1983 में कोपा डेल रे के फाइनल में जो सैंटियागो बर्नाबाउ स्टेडियम में हो रहा था उसमें डिएगो मैराडोना को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था रियल मैड्रिड फैंस की तरफ से। यहीं रोनाल्डिनियो को सेम 2005 में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए रियल मैड्रिड फैंस की तरफ से अप्रिसिएशन मिली थी। और सबसे रिसेंट बात करें तो 2015 में आंद्रेस इनिएस्टा को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था सैंटियागो बर्नाबाउ में। एक बहुत बड़ी विन थी 4-0 से
बार्सिलोना की रियल मैड्रिड के ऊपर। 2010 वर्ल्ड कप और 2012 यूरो जिताने में स्पेन को मदद करी थी, तो थ्रू आउट द स्पेन वो काफ़ी पॉपुलर थे। अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें राइवलरी की, तो बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड जो है उसने रूप ले लिया लियोनेल मेसी वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। अब ये जो फिक्सचर था ये सिर्फ दो टीम्स में नहीं था, बट ये दो सुपरस्टार्स में था जो वर्ल्ड के दो बेस्ट प्लेयर्स थे, और एक ये प्रूव करने के लिए कि ब्रैगिंग राइट्स किसके पास है, कौन किसको बेटर कर सकता है उस मैच में। तो अगर आप दोनों प्लेयर्स का ही बैकग्राउंड देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज अ गैलेक्टिको साइनिंग, जिनको अराउंड 80 मिलियन यूरो में लाया गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड से रियल मैड्रिड में। एक बहुत ही फास्ट, अग्रेसिव और एम्बिशियस प्लेयर है। यहीं हम लियोनेल मेसी की बात करें तो ला मासिया के ग्रेजुएट हैं, अकेडमी से फर्स्ट टीम में आए हैं, नेचर काफ़ी शांत है, ज़्यादा पिच पे बोलते नहीं है, लेकिन वही मर्क्यूरियल हैं, पिच पे ग्लाइड करते हैं, स्किल बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों सेट्स ऑफ फैंस को भी डिवाइड कर दिया इस चीज़ ने, और इसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी बहुत बड़ी, क्योंकि अब रोनाल्डो के फैंस थे जो रियल मैड्रिड फैंस थे, वो अब मेसी और बार्सिलोना को हेट करने लगे, एंड वाइस वर्सा हो गया। जो मेसी और बार्सिलोना के फैंस थे वो रोनाल्डो और रियल मैड्रिड से नफरत करने लगे। और ये जो थी ये एकदम से होने वाली चीज़ नहीं थी, ये जो सालों से 1943 में जो चालू हुआ था उस सब का कल्मिनेशन था। और सालों साल हमने देखा कि फिर किस तरीके की जो राइवलरी थी एल क्लासिको की, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती गई। और चाहे हम ला लीगा की बात कर लें, चाहे हम चैंपियंस लीग की बात करें, जब भी ये दोनों मिलते थे तो वो हमेशा एक ब्लॉकबस्टर फिक्सचर होता था, क्योंकि लोग रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना देखने नहीं जा रहे थे, वो रोनाल्डो वर्सेस मेसी देखने जा रहे थे। इन दोनों प्लेयर्स ने ना केवल इस क्लब की राइवलरी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया, बट क्योंकि सोशल मीडिया भी अब आ चुका है और फैंस जो है बहुत ज़्यादा वोकल हो चुके हैं, और हर कोई फैन अपनी ओपिनियन दे सकता है और अपने फेवरेट प्लेयर को डिफेंड कर सकता है, दूसरे प्लेयर को डिमीन कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी भी जो है अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस कारण से। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से एल क्लासिको जो है सबसे फेयर्स राइवलरी है दुनिया की, और दो स्कूल ऑफ थॉट्स, दो आइडियोलॉजीज, दो इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई है, रादर देन दो फुटबॉल क्लब जो कि एक फुटबॉल मैच जीतने के लिए फील्ड पे लड़ाई कर रहे हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें और एग्जीबिशन गेम्स हटा दें तो आप देख सकते हैं नेक टू नेक है कंपटीशन बिल्कुल यहाँ पर। तो 247 गेम्स आज तक हुए हैं, जिसमें से 99 रियल मैड्रिड ने जीते हैं, 96 बार्सिलोना ने जीते हैं और 52 मैच ड्रॉ हुए हैं। तो एकदम नेक टू नेक है। और एग्जीबिशन आप मैचेस मिला लें तो 103 रियल मैड्रिड ने जीते हैं, 115 बार्सिलोना ने जीते हैं और 62 मैच कुल मिला के ड्रॉ हुए हैं। तो ये काफ़ी हिस्ट्री से भरपूर क्लब्स हैं, और इन दोनों की हिस्ट्री पे मैंने वीडियो भी बनाया था सेपरेटली, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का, आप चेकआउट कर सकते हैं। उन वीडियोस में भी मैंने बहुत हल्का सा टच किया था एल क्लासिको की राइवलरी को, लेकिन आज मुझे लगा कि डिटेल में बात करनी चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्लब्स, दोनों ही टीम्स जो हैं नेक टू नेक हैं, रिकॉर्ड लगभग बराबर है। सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर्स की बात करूँ इस फिक्सचर में तो लियोनेल मेसी नंबर 1 पे है 26 गोल्स के साथ, और उनके साथ नंबर 2 पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अल्फ्रेडो दे स्टेफनो। तो इस लेवल की राइवलरी रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियो मेसी की आपस में। और ये एक ज़रूर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है डिस्कशन का कि क्या रोनाल्डो और मेसी के जाने के बाद एल क्लासिको की चमक पे कुछ असर पड़ा है, क्या ये फिक्सचर वो है जो आज से पहले होता था। इसीलिए शायद एक प्लॉय है रियल मैड्रिड में एम्बापे को लाने का और बार्सिलोना में हालैंड को लाने का, जिससे वो वापस वो एक राइवलरी है उसको रीइग्नाइट किया जाए और एक स्पेक्टिकल बनाया जाए वापस से एल क्लासिको को, क्योंकि मार्केटेबिलिटी इस फिक्सचर की कहीं ना कहीं कम हुई है और लोगों का इंटरेस्ट अराउंड द ग्लोब, न्यूट्रल फैंस का स्पेशली, कम हो गया है एल क्लासिको में जब से रोनाल्डो और मेसी गए हैं। तो अगर हालैंड और एम्बापे आते हैं रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में तो शायद वो चीज़ जो है वापस से हमको देखने को मिल सकती है, और शायद वही एक तरीका है जिससे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड वापस से वो फिक्सचर बन सकता है जो आज से मैं कहूँ 3 या 4 साल पहले था। तो गाइज ये एक छोटा सा एपिसोड ऑन हिस्ट्री ऑफ एल क्लासिको। आपके कमेंट्स क्या हैं इस पे, इस राइवलरी पे, हु डू यू सपोर्ट? और मैं तो एक न्यूट्रल फैन हूँ, तो आई जस्ट वांट अ गुड गेम ऑफ फुटबॉल। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।